धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन सब खबरों पर रोजाना चर्चा, तबसरा, तस्करा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। और मुझे कहने में आपत्ति नहीं है, अगर वो वक्त ना दे तो ये बुलेटिन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को समझना किस देश की, उस देश की राजनीति को समझना, आर्थिक स्थिति को समझना इतना आसान काम नहीं होता है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन का दौरा करके वापस लौटे हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे बोली हैं अपने बड़बोलेपन के दौरान, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनका जो जहाज है वो पाकिस्तान की सीमा में कभी 46 मिनट रहा है। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारे रूल्स जो है ना, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। जैसे यहाँ डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन या सिविल एविएशन इंडिया, वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, आईकाओ है, उसके द्वारा ये सब संचालित होता है। और खास नियम के दौरान इन वीआईपी या वीवीआईपी जो कहते हैं, किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उड़ता है तो दूसरे देशों के एयर स्पेस से जाने की आज़ादी होती है। पहले इंटीमेट करना होता है, या इमरजेंसी हो, टाइम शॉर्टकट मारना हो, वेदर खराब हो, कई कारणों से यह लोग अपना बता देंगे कि भाई कॉल साइन क्या है। जैसे पाकिस्तान के भी जहाज यदि हमारे ऊपर से गुजरते हैं, पाकिस्तान 1 मतलब उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जा रहा है, वैसे इंडिया 1, अमेरिका 1 या जो भी हो, कुछ खास नाम हो, कॉल साइन हो, उसकी उस तरह का नहीं होता है कि जैसे एयर इंडिया का नाम दिया या उस टाइप का दिया, वो सब चीज़ नहीं है। और इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं, इसमें मिल जाता है। 2019 में जरूर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाए थे, जबकि हमारे फाइटर वहाँ घुस गए थे 3-4 किलोमीटर अंदर। उसके जो हमारे यहाँ अटैक हुआ था बारूद से, जो उड़े थे हमारे सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस को जवान 40-42 जो मारे गए थे उसके बाद तो। लेकिन उसके बाद से वो रिस्ट्रिक्शन में खत्म हो गया। तो ऐसा कुछ चीज नहीं हुआ कि कुछ विशेष चीज हो गया, हंगामा करने की बात हो। आम जनता नहीं समझती और राजनीतिक भी उसका फायदा उठाते हैं। जी, पिछली बार जो लोग कमेंट करके बोलते हैं कि साहब बिरयानी खाने के लिए, यानी कि नवाज शरीफ की बेटी की शादी में वहां ऐवे ही बगैर बुलाए चले गए थे, तो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उसने लाखों रुपए बनाकर इनके ऊपर भेज दिया था कि आपका जहाज उठ रहा, इतनी देर खड़ा रहा, इतना पैसा हमें दो। क्या इस बार भी ऐसे ही करेंगे? वो करने को कर सकते हैं, यदि एयर स्पेस से गुजरने का ये पैसा लेते हैं वास्तव में, जो कि होता है वास्तव में ये, क्योंकि उनका रेडार हो रहा है, उनका ये हो रहा है। और आज की दुनिया देखें तो प्रोडक्शन जो है पूरे दुनिया भर में 20-25%, भारत में पहले 14 या 15% होता था, जितना हमारा जीडीपी है उसका। और जब से यह सत्ता में आई है बीजेपी की, तब से हमारा घट के 12-13% हो गया। बाकी सब तो मुफ्त में खा रहे हैं। कोई रियल एस्टेट में काम कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में कर रहा है, कोई इस तरह के काम कर रहा है, यानी सर्विसेज से ही मुनाफा कमा के और पूरे देश को लूट रहे हैं और काम चला रहे हैं। तो वो भी कर सकते हैं, स्पेस की मांग कर सकते हैं, इतना कोई भारी भरकम नहीं होता है। और उसमें भारत सरकार को चुपचाप दे भी देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार भी अपने एयर स्पेस की यूजेस के लिए चार्जेस करती है। जी, मैं दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है शायद तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अभी ये प्रधानमंत्री का हवाई जहाज जो है पाकिस्तान के एयरपेस से गुजरा, उसके बाद वहां हंगामा हो रहा पाकिस्तान में। इससे पहले कल हमने बात करी थी कि एक ड्रोन जो है पाकिस्तान की सीमा में गलती से जाके गिर गया। आप जानते ही हैं 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और जब जब चुनाव होता है तब तब तनाव होता है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? ड्रोन वाली बात यदि मान लीजिए करते हैं तो एक ही नहीं, ज्यादा होता। और यह केवल 2 ही ड्रोन था अभी तक जो मीडिया में आया है, यानी यह कोई बारूद लेके वहां पे नहीं जा रहा था, इसलिए यह संयोग ही लगता है। और प्रधानमंत्री के जहाज के साथ ये रिस्क लेके यदि करते हैं, यदि उनका फाइटर स्क्रैम्बल हो जाता और फोर्स करता कि हमारे एरिया में, हमारे एयरपोर्ट पर लैंड करो, तो दूसरे तरह का हंगामा हो जाता। तो यह भी संयोग है या कुछ दिखाने की कोशिश, भाई देखो हम लोग कितने बहादुर हैं। तो यह बहादुरी नहीं है, मूर्खता वाली बात होगी यदि ऐसा जानबूझ के किया गया है तो। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में कुछ अजीबोगरीब बयान दिए हैं।
वहां जाकर उन्होंने महात्मा गांधी को महान बताना पड़ा, वहां जाकर उन्होंने कहना पड़ा कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और उनके सामने कुछ वहां के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने नेहरू का बखान किया, तो लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हारे पास सावरकर है, तुम्हारे पास गोलवलकर है, तुम्हारे पास आरएसएस है, तुम्हारे पास बड़े बड़े संस्कारी हैं, उनका भी तो कभी नाम लो। बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा और उनके नेताओं के लिए, आरएसएस के लिए, कि इनके इतिहास में ऐसा कुछ खास चीज नहीं है जिस पे गर्वान्वित हो सके, चाहे हमारे देश की स्वतंत्रता के युद्ध में हो, देश के निर्माण में हो। और उस समय के जो राजनीतिक हुआ करते थे, कांग्रेस के हों या दूसरे भी हों, वह एक रियल स्टेट्समैन होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। यह टोटल पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं थे, वास्तव में पढ़े लिखे थे, विदेशों में जाके पढ़े हुए हैं, इन लोगों ने किताबें लिखी हुई है, वर्षों तक जेल में रहे हैं अंग्रेजों से लड़ने के खिलाफ में। तो इनकी एक धरोहर है, एक विरासत है, भले वह समाजवादी निर्माण की तरफ नहीं, देश को पूंजीवादी निर्माण की तरफ बढ़े, लेकिन जो राजतंत्र की जो स्थिति थी इसको उन्होंने ध्वस्त किया, और जिस रूप में हो हम वहां से आगे बढ़े हैं। और उनमें से लेना पड़ता है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या नेहरू की, यहाँ जितनी शिकायत कर ले वहां जाके प्रशंसा कर रहे हैं। गांधी जी के तो कहें कि तो कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन सारी जिंदगी जो लड़ाइयां लड़ी और सारा सपोर्ट था वह कांग्रेस के द्वारा ही था। उस समय के लिए उनको अलग करना मुश्किल था, भले ही वो सदस्य हो ना हो। तो यह उसकी मजबूरी है। और विदेश में जाते हैं और वह कहें कि गोवलकर ने ऐसा किया, सावरकर वीर ने ऐसा किया, जो कि सावरकर ने खुद ही अपने छद्म नाम से अपने नाम में प्रीफिक्स लगाया था वीर का, नहीं तो कोई वीर सावरकर नहीं कहता था, जो कि बाद में उनके मरने के बाद एक खुलासा हुआ कि जो लिखने वाला था, जो किताब उन्होंने छपवाई है वीर सावरकर के नाम से, तो जो पब्लिशर था उसने बोला कि सावरकर ही थे, इस नाम से उन्होंने करवाया था। तो सब तो भंडा फूट जाता है। कब तक, कहां तक ये लोग मास्क लगाते रहे? विदेशों में जाके सावरकर वगैरह का नाम लेंगे, कोई नहीं जानता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अलग बात है कि सावरकर के नाम पर फिल्म बनाई जा रही है और उसमें किस तरीके से नेहरू पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं, गांधी पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं, सरदार भगत सिंह की शहादत को लेकर, या और जो चरमपंथी जो है तमाम टाइप के लोग थे, या जो भाई आजादी को अहिंसा के तौर पे नहीं देखना चाहते थे, पाना नहीं चाहते थे, उनको लेकर। खैर उस पर अलग से विस्तार से बात करेंगे। अगली खबर भी हमारे पास आ रही है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई। यहाँ के बलूचिस्तान इलाके में थाने के बाद धमाका हुआ, 2 बच्चों समेत, एक महिला समेत कई लोग मारे गए हैं सर। जी हाँ, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कोई जिम्मेवारी ले ना ले, लेकिन इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में बार बार घटित हो रही हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति, यहाँ तक की देश नीति है, वह शुरुआती दौर में तो काफी था, मतलब तुरंत स्वतंत्रता के बाद नहीं, पिछले 30-40 वर्षों का इतिहास देखें तो पूरा का पूरा टेररिज्म पर ही आधारित था। इन्होंने अमेरिका के कहलन पे और अमेरिका के नजदीक होने के चक्कर में तालिबान बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। यदि पाकिस्तान ना होता तो आज तालिबान नहीं होता इस स्थिति में जो अमेरिका ने किया यहाँ पे। तो इनका एक खामियाना भुगत रहे हैं। यहाँ की जनता और जनता के जो सही प्रतिनिधि हैं इस चीज को एक्सपोज करें तो स्थिति बदल सकती है, नहीं तो इनकी हालत और खराबी होगी। जी अमेरिका में चुनाव है और मैं फिर बार बार कहता हूं कि जहां चुनाव है वहां तनाव पैदा करना राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी होता है। कुछ घटनाक्रम है, जैसे जर्मनी में चाकूबाजी हुई, 3 लोग मरे, अब उसमें भी आईसिस का नाम आ गया है। इससे पहले जो हमने देखा कि यमन के अंदर जो धमाका हुआ उसमें अलकायदा का नाम आ गया, ईरान में जो धमाके हुए या अफगानिस्तान में जो धमाके हुए, ये आईसिस को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। वो खुद जिंदा हो रहा है, खुद जिंदा होने का भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आम जनता जहां तक है वो किसी भी धर्म की हो, इस तरह की चीजों में जाने के लिए तैयार नहीं लग रही है। मेरे समझ से 2-4 तो हमेशा आते हैं, किसी भी धर्म में हो, वो बात अलग है, लेकिन 1% भी नहीं है। भले ही समर्थन करें, वोट के द्वारा, नारों में दें, लेकिन आर्म्स उठा के इस तरह की हत्याकांड में शामिल नहीं होती है। जहां तक इस ISIS की बात है, के हो या जो भी हो, जो अफगानिस्तान वाले हो या इधर तुर्की वगैरह में जो हंगामा कर रहे, ईरान वगैरह की जो घटनाएं की, इसके पीछे निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल की हाथ है। और दुर्भाग्य की बात देखिए, इजराइल जो इनको बर्बाद करने पर लगा हुआ है, पूरे के पूरे फिलिस्तीन लैंड को बर्बाद कर रहा है, चाहे गाजा पट्टी हो या आपका वेस्ट बैंक हो या कहीं भी हो, इनको खत्म कर रहा है, इनके मस्जिदों को तबाह कर रहा है। और इनके कहने पे, इजराइल के कहने पे ये लोग आ रहे हैं। क्या हमारे उन भाइयों को जो इस्लाम धर्म को मानते हैं यह चीज नहीं समझना चाहिए, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या विश्व में कहीं भी हो, कि इजराइल हमारा हितकारी कैसे हो सकता है? अमेरिका में मान लीजिए डाउट होता भी है, इजराइल के प्रति, जियोनिस्ट रिजीम के प्रति कैसे हो सकता है? यह मेरे समझ से भी बाहर की बात है। जी
क्योंकि इसी तरीके की खबर रूस से भी आ गई है सर। बताया जा रहा है कल वहां जेल में जो मामला हुआ उसमें 3 नहीं 8 लोग मरे हैं और उसके पीछे आईसिस है। बड़ा दुखद स्थिति है कि जेल के अंदर में इन लोगों ने चाकू वगैरह जमा कर लिया और ये वहीं के तुर्किस्तान या कहीं के आसपास के लोग थे जो कैदी वहां पर थे और इन लोगों ने मिलके सिक्योरिटी गार्ड्स को, उन लोगों को एक तरह से कहें तो होस्टेज बना लिया, बंधक गिरवी कर लिया और चला है समस्या कुछ देर तक। तो इसमें अंततः जो इनके रशियन शूटर्स कहते हैं जो एम लेते हैं और स्पेशल ट्रेंड होते हैं वो लोग आए और कहते हैं 4 गोलियां चला के इन चारों को मार दिया। ये 4 मारे गए जो आतंकी थे, पहले से कैदी थे और बदले में उन्होंने देखा कि कुछ गार्ड, ये 2 या 3 गार्ड हों जिनको पकड़ के बंधक बना रखा था, वो वहां मारे गए, मौके पे ही मारे गए और एक हॉस्पिटल जाते जाते उसको डिक्लेयर किया गया। तो कुल मिला के 8 मरे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। क्या रूस और यूक्रेन में कोई समझौता होने जा रहा है, शांति होने जा रही है? क्योंकि कैदियों की करीब 230 कैदियों की अदला बदली हुई है। नहीं, ये कैदियों की अदला बदली किसी भी 2 देशों में लड़ाई होती है, लंबे समय तक चलती है तो बीच बीच में होते रहता है। खासकर वैसे कैदियों की जो कि बहुत बुरे हालत में है, अंग भंग हो चुका है, जीने की संभावना कम है, वापस जाके लड़ने के हालात नहीं है या बहुत ही हाई प्रोफाइल का दोनों तरफ पकड़े गए हैं, तो उस हालात में दोनों देश किसी तीसरे के मध्यस्थता से या खुद ही कर लेते हैं। वैसे जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था, कुछ समय के लिए जब रुका था, उस समय जर्मनी ने कहा था कि भाई 400 कैदी तुम्हारे हमारे पास है, हम और तुम्हारे मेरे पास है, तो उसको बदला बदली कर दिया जाए। हालांकि जब वास्तव में बदला बदली हुआ उस समय में, तो जो पोलैंड के जो थे जर्मनी से वापस आए थे, लूले लंगड़े बेचारे बहुत बुरे हालत में थे, खाना नहीं खाया है, घिसट घिसट क्या रहते, जबकि जर्मन वालों को पोलैंड के ने बड़े अच्छे से रखा था, तगड़े गए, 400 वापस आ गए, 400 में से 300 फिर अगले दिन से लड़ाई में वापस आ गए, चूंकि वो नाजी के वैसे थे। तो ऐसा इन्होंने अभी 115 भी किया, इसके पहले भी हजारों की संख्या में 10-12 बार से अधिक बार इनकी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की अदला बदली हो चुकी, कभी यूएई की मदद से, कभी टर्की की मदद से, कुछ करके, और वापसी ये लोग करते हैं। ये लोग डायरेक्ट करने के बजाय किसी तीसरे देश में जाते हैं और वहां से हवाई जहाज से वापस लाके इन्हें किया जा सकता है। इससे जहां तक युद्ध बंदी की बात है उसका कुछ भी लेना देना नहीं है जी। WHO ने एमपॉक्स को वैश्विक महामारी घोषित किया है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उसकी वैक्सीन तो आ गई, लेकिन उस देशों में नहीं भेजी जा रही है जहां पर यह सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, अफ्रीका। खासकर कोंगो की बात जहां से शुरुआत हुई थी और हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि 15,000 से अधिक इसके भुक्तभोगी हुए, 550 मारे गए, खासकर बच्चे मारे गए। और लेकिन कहते हैं कि जो अभी एमपॉक्स अभी जो तैयार हुआ है वैक्सीन, उसका जो वह WHO ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, जबकि यूएस और यूरोपियन यूनियन ने मान्यता दे दी है। इसलिए उसका इस्तेमाल वैसे जगहों में होने लगा है जहाँ की यहाँ की इनकी पहुंच है, यूनेस्को है या गावी करके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद यूएनओ से मान्यता भी प्राप्त है, वो लोग यहाँ पे लैटिन अमेरिकन और अफ्रीका के कुछ देशों में पहुंचा रहे हैं। लेकिन कोंगो में जहाँ की वास्तव में बहुत जरूरत है, कहते हैं ये यूएन का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि हम 350,000 यानी 3.5 लाख के आसपास हम वैक्सीन देने को तैयार है। क्यों देर कर रहे हैं यह मेरी भी समझ से बाहर की बात है, जबकि यह इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है और केवल कोंगो ही नहीं, उसके ईस्टवर्ड चले जाए तो वहां से करीब 1 दर्जन से अधिक देशों में यह स्थिति अब भयावहता का रूप ले रहा है। और जल्दी से जल्दी यह यदि टेक्निकल हिच है या ऑर्गेनाइजेशनल हिच है तो इसको खत्म करो यार, ये इमरजेंसी है, लोग मरने वाले हैं। यदि मुनाफा का है जो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि यूनेस्को मुनाफा के लिए काम नहीं करता है, तब देर का कोई मायने नहीं बनता है। इसको 1-2 दिन में जरूर इसको शुरू कर देना चाहिए ताकि बच्चे, औरतें और बाकी लोग भी बच सकें जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यूनिसेफ की तरफ से ऐसी खबरें नहीं आती हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं जो है फ्रांस से। फ्रांस में क्यों गिरफ्तार कर लिए गए टेलीग्राम के सीईओ? पूरा डिटेल नहीं आने के बावजूद मैंने देखा है टेलीग्राम तकरीबन अभी तक, यदि व्हाट्सएप लें या फेसबुक, इंस्टाग्राम लें, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, किसी चीजों के लिए जबरदस्ती पक्ष या विपक्ष नहीं लेता है। और इस सीईओ को जिन्होंने इसको बनाया है, इनसे कुछ मांग की थी यूरोपियन यूनियन ने, खासकर चूंकि फ्रेंच नागरिक हम रहते इसलिए करने के लिए इन्होंने वह देने से बताने से इनकार कर दिया।
उसका बेसिक लैंग्वेज, बेसिक जो सीक्रेट है उसको जानना चाहते हैं, ताकि वहां भी ये लोग उसी तरह से कंट्रोल कर सके जैसे फेसबुक और बाकी जगहों पे कर रहे हैं। इन्होंने मना कर देते, इसके ऊपर धाराएं क्या लगा दी, इनके ऊपर देशद्रोह का धारा लगा दिया, इनके ऊपर आतंकवाद का धारा लगा दिया, और ये सब मिला के कुछ देखे तो इनको 8 से 10 वर्ष अंदर करने की तैयारी चल रही है। देखते हैं कि जनता यदि वहां के खड़ी होती है तो बचते हैं, लेकिन यह निहायत एक फ्रांसीसी साम्राज्यवादी सत्ता की काम है और कुछ भी लेना देना नहीं है जिस तरह की धाराएं और जिस तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं। जी चलिए, मैं चाहूंगा आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और हम अपने व्यूवर्स को इसके बारे में समय समय पर अवगत कराते हैं, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम है। जो आदमी एक आजाद प्लेटफॉर्म दे रहा है उस पर एक्शन किया जा रहा है, जो तुम्हारे चाटुकार बने घूम रहे हैं और रूल जलूल कुछ भी करा रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगली खबर है हमारे पास भारतीय फिल्म अभिनेत्री, यानी कि हम अब अमेरिकी चुनाव की खबरें शुरू कर रहे हैं। भारतीय फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत से जुड़ी हुई उसकी भविष्यवाणी जो है वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे कमला हैरिस को लेके। क्या मामला है सर? मल्लिका शेरावत एक अच्छी खासी जानी मेरे नज़र में एक अभिनेत्री है और काम करती रही हैं, और हालांकि हाल में पिछले 1-2 वर्षों से इनका शायद कोई फिल्म नहीं आया है, वैसे भी 47 वर्ष की हो चुकी है। ये 2011 में अमेरिका गई थी, कोई एक फिल्म बन रहा था वहां पे, और उस समय डेमोक्रेट पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए काम करने गई थी। बराक ओबामा का वो काम चल रहा था जिसमें कमला हैरिस भी काम कर रही थी फंड रेजर की तरह, और यह जो फिल्म बन रहा था उसमें उसके साथ ही ये कमला हैरिस के साथ ये बैठी थी, वहां बातचीत कर रही थी, और कमल कहती हैं अपने बारे में कि मैं बड़े ही खुलकर काम नहीं कर पा रही थी, लगता था कि विदेशी आ गई है, और कमला हैरिस ने इनको बड़ा ही सहज तरीके से बातचीत करके इनको ऐसे बनाया कि भाई तुम यहीं की हो, चिंता मत करो, हम दोनों मिलके काम करेंगे, और ये सब चीजें की। और उसके बाद से ऐसे ही बातचीत पे इन्होंने कमला हैरिस से पूछा कि क्या आप भी एक दिन यहाँ की राष्ट्रपति बन सकती है? तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब कोई भी बन सकता है, बोलने को बोल सकता है। इस पर उन्होंने ट्वीट किया है उस समय करके, लिखा कि कमला हैरिस भी एक दिन अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती है। कोई पत्रा पर्चा ग्रहों की स्थिति वो वाली बात नहीं है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाली बात नहीं है, और इसको इन्होंने फिर से डाला है, लोगों ने डाला है, तो नेचुरली इसका जितने डेमोक्रेट्स हैं वो भी पूरा कर रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा है शायद इनकी बात भी हो जाए। और ये अपनी चीज में बातचीत में जहां होती है दिखाती हैं कि ओबामा से मिल चुकी हैं, और कमला हैरिस बनेंगी यदि राष्ट्रपति तो निश्चित रूप से जाएंगे, इनका अब एक दूसरा आधार, एक दूसरा करियर शुरू होने की संभावना होती है। चलिए यही बात है, कुछ खास नहीं। बिल्कुल, आपने जो लास्ट में कहा कि भाई आप तारीफ कर दीजिए, पुराने किसी किस्से का जिक्र कर दीजिए, जब नेता सीट पर पहुंचेगा तो कुछ पुराने चीजों का ध्यान रखते हुए आपके भविष्य के लिए काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब जेएफ हत्याकांड की फाइलें खोल के रख दूंगा अगर राष्ट्रपति बना तो। यह सब देखिए एक अजीबोगरीब स्थिति है। उस समय भी जब बराक ओबामा के समय अपनी अभिनेत्री की हम बात कर रहे थे तो उस समय ग्रेट अमेरिका या अमेरिका अगेन की बातचीत चली थी। अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बातें हो रही है। हमारे अभी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस के किसी पोते या नाती की जो बात है उनके साथ मिलकर कहे थे कि हम उनकी जो भी गुप्त बातें उनको हम खुलास कर देंगे, और इस पे वो भाजपा में जाके शामिल हुए थे और भाजपा के लिए वो काम कर रहे थे। जब ये राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, वो सब बातें खत्म हो गई, ऐसा कुछ था ही नहीं कि करें। यदि आप सही में JFK यानी जॉन F कैनेडी, जो अभी जूनियर, जिन्होंने भी अपना प्रत्याशी वापस ले लिया और ट्रंप की मदद कर रहे हैं, जूनियर कैनेडी की, रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, इनके चाचा थे जिनकी हत्या की गई थी जब इसमें 22 नवंबर 1963 में। अब 63 की बात है, यानी 40-60 साल से अधिक हो गए, 61 साल हो गए। आप उनके बड़े गुप्त चीज विभाग है, हम निकाल देंगे, कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। यदि औकात होती तो क्यों नहीं कहती कि हर कोई को मैं रोजगार दूंगा, जिसको रोजगार नहीं मिलेगा रोजगार के बदले उन्हें यानी बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ये कहकर तो दिखाएं, ताकत है तो। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों को। इसमें जो पहला अपडेट है वो आया ईरान के विदेश मंत्री के हवाले से। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अमेरिका से तनाव कम करने के लिए कोई अलग से प्रबंधन किया जाएगा। ये बार बार ये दिख रहा है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, आपके भी ये सब प्रश्न जो आ रहे हैं, अभी जो वीडियो बनाते हैं मैं देखता हूं, और उससे स्पष्ट हो रहा है कि ईरान का जो
रियल स्टेट है या डीप स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं, वह कहीं ना कहीं से अमेरिका से फिर संबंध, यानी पूरे पश्चिमी जो पावर्स है, खासकर यूरोपियन यूनियन से संबंध बेहतर करना चाहता है बिजनेस के लिए। प्रतिबंध कुछ घटाए गए हैं जो काफी पहले लगे थे, 1980 में ही इनके संबंध खत्म हो गए थे, यानी वहां भी देखे तो 50-60 वर्ष हो गए हैं। और प्रतिबंध कम होने के बावजूद ही प्रतिबंध है, ये अपना तेल बेचना हो, और खासकर जो इन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल की है, ड्रोन्स हो, मीडियम रेंज मिसाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, उसको भी यूरोपियन यूनियन अन्य देशों में बेचना चाहते हैं। प्रतिबंध का हटना जरूरी है। अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में उनका सबसे बड़ा यदि दुश्मन बनता है तो वह ईरान है, वह भी दोस्ती चाहता है। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है वो आ रही है गाजा, यानी हमास के साथ संधि यदि हो जाता है, शांति प्रस्ताव आ जाता है तो हो जाता है। तो ये इस तरफ में वास्तव में ये एक जुमला डाल रहे हैं अमेरिका को फंसाने के लिए कि अंदर ही अंदर ये कह रहे हैं, समय बताएगा, लेकिन जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही जिसे हमें देखना होगा। और वहां की जनता, वहां के लोग यदि समझे इसको तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, साथ में धमकी भी तो दे रहे हैं सर, और उस दौर में धमकी दे रहे हैं जब काहिरा में जंगबंदी की बातचीत चल रही है, और कह रहे हैं कि अगर जंगबंदी नहीं हुई ना तो इजराइल पे हमला करेंगे। हाँ, धमकी दे रहे हैं। हम हिजबुल्लाह ने भी आक्रमण थोड़े तेज किए हैं, तो धमकियां तो लगातार देते रहते हैं। जहां तक जियोनिस्ट रिजीम है वह भी देते रहते हैं। तो धमकियों का कोई खास मायने नहीं है, ना ही इसका असर अमेरिका पे पड़ेगा, ना ही इजराइल पे पड़ेगा। लेकिन आम जनता की लग रहा है कि भाई जल्दी से शांति करो, और नहीं यदि शांति होता, युद्ध बंदी नहीं होता है, यदि फिलिस्तीन को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं मिलती है, तो युद्ध जो है सो और भड़क सकता है। और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के लोगों को जो कि खुद चाहते हैं कि शांति हो। डेमोक्रेट्स की पूरी कोशिश है कि चुनाव जो नवंबर में शुरू होने वाला है, 4-5 नवंबर को, उसके पहले ये सब काम हो जाए ताकि वो ट्रंप को हरा सके। जी, हिजबुल्लाह ने जो कल हमले किए, दावा किया 320 से ज्यादा रॉकेट चलाए, रॉकेटों की आवाज सुनाई दे रही है, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। नुकसान की जानकारी नहीं मिल पा रही है, हालांकि एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है जो अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है। कैसे देखते हैं इस हमले को? ये दोनों के बीच में यदि हम इजराइल के उत्तरी और लेबनान के दक्षिणी हिस्से में देखे जहां मिलते हैं, इनका आदान प्रदान उसी समय से शुरू हो गया जब इन लोगों ने हमास पे, इजरायली फोर्सेज ने आक्रमण किया था। कभी 10 रॉकेट, कभी 15, 20 से 50-60 रॉकेट्स भी उधर से फायर किए गए। अभी सैकड़ों की संख्या में किए गए। कहते हैं कि उनके पास 1 लाख से कम रॉकेट नहीं, इसीलिए हिजबुल्लाह से ज्यादा ये खौफ खाते हैं इजरायली, क्योंकि हमास से अधिक इनके पास एरिया भी है, खुलेआम भी है, और इनके पास जो रॉकेट्स हैं जो मिसाइल की तरह काम करते हैं, रॉकेट कहें तो मिसाइल है, और तकरीबन उस रेंज के हैं कि इजराइल के किसी हिस्से में पहुंच सकते हैं। इस बार में अंतर यह है कि इन्होंने केवल दक्षिणी इजराइल पे नहीं बल्कि सेंट्रल इजराइल पे मारा है। कहने के लिए आयरन डोम होने के बावजूद भी इन्होंने एयरपोर्ट के इर्द गिर्द पूरे मार रखे हैं और चारों तरफ कर रखा है, जिससे कोई भी जो बाहर की जो सिविल जहाज है उस पर खतरा है, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया है। रडार सिस्टम पूरा काम करना हो, सैचुरेट एक तरह से हो रखा है। और यह उसी का हिस्सा है जिसमें ईरान भी दिखला रहा है कि युद्ध बंदी करो नहीं तो हम भी आक्रमण करेंगे, और जल्दी से अपने पक्ष में जितने भी शर्तें हैं अपने पक्ष में लाने की कोशिश है। यह उसी का हिस्सा है। जी, 2-3 तरीके की खबरें चल रही हैं सर कि गाजा में आईडीएफ के 12 फौजी मारे गए हैं। हालांकि आईडीएफ ने कहा कि 3 मारे गए हैं, घायल भी दर्जनों की तादाद में हुए हैं। ये भी तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। आपके पास क्या जानकारी है? ये हमास वाले अभी गिरिल्ला वॉरफेयर का एक तरह से कहें, अर्बन गिरिल्ला वॉरफेयर, जो बिल्डिंग में तो है ही है, लेकिन मेन फोर्स इनका सुरंग में धरती के नीचे से है। धरती पकड़ इनको कहें, हालांकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में धरती पकड़ दूसरे संदर्भ में कहा जाता है ताकि पेड़ ना काटे, उसको पकड़ते हैं, जमीन पकड़। तो यहाँ पे ये, और इसमें बहुत माहिर हैं ये लोग पहले भी इसकी चर्चा कहीं हुई थी कि जो वियतनाम का जो इन्होंने अंडरग्राउंड किया था वियतनामीज फोर्सेज ने अमेरिका के खिलाफ, उससे ये लोगों ने ज्यादा सुरंग को सुरक्षित किया है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ट्रेंड है। और जहां हिजबुल्लाह ये समझता है, इजरायली फोर्सेज समझते हैं कि हमने सुरंग को बर्बाद कर दे, हम आगे बढ़ गए, ये पीछे से कहीं से आ जाते हैं, साइड से आते हैं, और इस तरह से इन्होंने आक्रमण किया है। और इजरायली कहते हैं कि 3 ही मारे गए हैं, छुपाने की कोशिश हो सकता है कि उनके पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, इसलिए जो वास्तव में फौज जिसको कहते हैं 3 मारे गए हैं, लेकिन इजराइल के ज्यादा लोग मारे गए हैं। और हो सकता है घायलों की संख्या इससे भी ज्यादा है, जो कि युद्ध के क्षेत्र से वापस लाके बाद में हॉस्पिटल में मरते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये घायल वाले मरे हैं, ये युद्ध में नहीं मारे गए। जी,
हिजबुल्लाह और हमास के इन हमलों के बाद लगता है शायद जंगबंदी हो जाए, लेकिन इसी बीच अगर ये खबर आए कि अमेरिकी एयरफोर्स का जनरल, जिसका नाम सिक्यू ब्राउन बताया जा रहा है, वो घूम रहा है मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन जा रहा है और कई देशों में भी हो जाएगा, इस खबर को कैसे देखेंगे? ये अमेरिकी मिलिट्री के टॉप, हालांकि उनके जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड, वो नहीं आ रहे हैं। विदेश मंत्री जितना हो सकता है खूब घूम रहे हैं, यदा कदा बीच में आपके जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी घूमते हैं, लेकिन ये सेक्रेटरी जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ कहें जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल में बनते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह, वो ज्यादा घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में देखें, हमारे भी राष्ट्रपति गई थी कहीं, विदेश मंत्री भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो जाहिर है, वैसे पूरे दुनिया भर के लोग घूम रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये लोग घूम रहे हैं। वास्तव में ये लोग हैं जो पीस ट्रीटी डील करते हैं, जो ट्रेड डील करते हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर या खराब करते हैं, ये लोग करते हैं, और यही डीप स्टेट का वो हिस्सा है। और ये जहां तक जनरल साहब हैं और बाकी जो लोग हैं कहते हैं कि ज़्यादा प्रो इजराइल है, जितने भी फौजी होते हैं वो ज़्यादा रिएक्शनरी और ज़्यादा राइट विंग होते हैं इनके तुलना में, इसलिए इनको भेजा जा रहा है, चाहे कहीं पर धमकी देना हो, कहीं पर सीधे सीधी बात करनी हो। आईडीएफ की एक्चुअल स्थिति को समझने बात है, कितना भी जेक सुलिवान हो या बाकी लोग हों, ट्रंप हो, बाइडेन हो, ये लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। हमारे देश के जितने भी राजनीतिक नेता वो नहीं समझ पाएंगे जो हमारे फौजी वास्तव में समझ पाएंगे, क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन है इसमें। और इसी कारण ये जो है सो चुपचाप जा रहे थे, अभी सामने आया है और ये बाकी जगह घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डील स्ट्राइक होने की संभावना लग रही है, जो बाइडेन ने कुछ समय पहले कहा था। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। वहां पर बेन गुविर और नेतन्याहू के बीच सिम्बैटशिप को लेकर तनातनी चल रही है। इधर जो बंधक हैं वो मिलने से इनकार कर दे रहे हैं, नेतन्याहू से कुछ मिल भी रहे हैं तो सीधे कह रहे हैं कि तुरंत जंगबंदी कराओ। हालात वाकई में बहुत तनावपूर्ण हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद और हमास ने जिस तरीके से गाजा में रिएक्शन दिया है उसके बाद और भी स्थिति खराब समझी जा सकती है, मानी जा सकती है। पर क्या इन हालात में जंगबंदी हो पाएगी और काहिरा में जो बातचीत चल रही है वो किसी अंजाम तक पहुंच पाएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।